Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 6 of Management Development. In this session, we will be talking about staffing. Various topics to be covered in this session are Introduction to Staffing, what is the meaning and various definitions of staffing, features of staffing, importance of staffing, the staffing process, what is manpower planning, recruitment and sources of recruitment, and what are the merits and demerits of internal and external sources of recruitment. So, first now we should try to understand what is staffing. The managerial function of staffing involves manning the organization structure through proper and effective selection, appraisal and development of the personnel. स्टाफिंग का बेसिक मीनिंग ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को किस तरह से मैन करते हैं, कंट्रोल करते हैं ताकि इफेक्टिव सिलेक्शन हो सके, अप्रेजल हो सके और डेवलपमेंट हो सके ऑफ वेरियस पर्सोनल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशंस. वो सारे एम्प्लॉयज़, वो सारे वर्कफोर्स जिनको मैंने अलग अलग रोल दिया हुआ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मैं कैसे रिक्रूट करूँगी, सिलेक्ट करूँगी और उनको मैं कैसे डेवलप करूँगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. दिस ऑल कम अंडर स्टाफिंग. नाउ हियर वी हैव वन डेफिनेशन गिवन बाय मैकफार्लैंड. अकॉर्डिंग टू हिम, staffing is the function by which managers build an organization through recruitment, selection and development of individuals as capable employees. Staffing वो function है जिसकी help से manager organization को बनाता है. किस तरीके से बनाएगा? पहले वो रिक्रूट करेगा प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को, सिलेक्ट करेगा अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को और फाइनली ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें स्लोली एंड स्टेडीली डेवलप करेगा सो दैट दे बिकम द कैपेबल एम्प्लॉयज, ताकि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें ऑर्गेनाइजेशन को, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स. Then we have staffing is defined as filling positions in the organization structure through identifying workforce requirement. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ पे वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है. देन इन्वेंटरिंग द पीपल अवेलेबल. कई बार होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो पोजीशंस खाली हैं हम ट्रांसफर्स करके, प्रमोशन करके ही विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ही उसको फिल कर देते हैं. दिस इज इन्वेंटरिंग द पीपल अवेलेबल. रिक्रूटमेंट विल बी लेटर ऑन डिस्कस्ड इन डिटेल. रिक्रूटमेंट का बेसिक मीनिंग ये होता है वो सारे लोग जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय हो सकते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको आपने अट्रैक्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ताकि वो आपके यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें. देन फाइनली सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट, प्लेसिंग दैट कैंडिडेट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको स्लोली प्रमोट करेंगे, उनके अप्रेजल्स होंगे और उनको आप कंपनसेशन देंगे एंड फाइनली ट्रेनिंग देंगे अगर किसी की ज़रूरत होगी. सो दिस इज लाइक अ वेरी वाइड स्कोप ऑफ स्टाफिंग. नाउ द फीचर्स ऑफ स्टाफिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टाफिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन. स्टाफिंग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. स्टाफिंग के बिना जितने सारे और मैनेजरियल फंक्शंस हैं लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग नहीं चल सकते, क्योंकि स्टाफिंग मैन पावर से रिलेट करता है. मैन पावर नहीं होंगे तो आप प्लान नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ना डायरेक्ट कर सकते हैं, ना कंट्रोल कर सकते. दैट इज वाई इट इज राइटली सेड स्टाफिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन. फिर है स्टाफिंग इज अ परवेसिव एक्टिविटी. हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर लिया है. परवेसिव एक्टिविटी जो हर लेवल पे, हर जगह प्रेजेंट है. तो स्टाफिंग फंक्शन इज कैरी आउट बाय ऑल मैनेजर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ कंसर्न वेयर बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड आउट. जहाँ जहाँ पे भी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही हैं, हो सकता है वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है बहुत लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग प्रेजेंट होगी. दैट इज वाई परवेसिव एक्टिविटी. देन स्टाफिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी. स्टाफिंग को आप एक पॉइंट पे आकर बंद नहीं कर सकते. ये थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चलता ही रहेगा. जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी आपको मैन पावर चाहिए, जब तक मैन पावर चाहिए आपको स्टाफिंग करना ही पड़ेगा. बिकॉज हो सकता है आपकी कंपनी में एक्सटर्नल एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत ना हो, लेकिन आपकी कंपनी में ट्रांसफर और प्रमोशंस तो होते ही रहेंगे और ट्रांसफर प्रमोशंस विल ऑल्सो कम अंडर स्टाफिंग. Then the basis of staffing function is efficient management of personnel. It means staffing का main crux staffing based है efficient management of personnel. Human resources can be efficiently managed by a system of
proper procedure, that is recruitment, selection, placement, training and development, providing remuneration, etc. ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तभी मैनेज कर सकते हैं अगर आपके यहाँ पे प्रॉपर स्टाफिंग होती है। स्टाफिंग के थ्रू आप उनको रिक्रूट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली बेस्ट जगह पे प्लेस कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो, डेवलपमेंट देख के उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशंस दे सकते हो। Then the other feature of staffing is staffing helps in placing right men at the right job. आप कंसर्न पर्सन को जिसके पास एक स्पेसिफिक स्किल्स है अकॉर्डिंगली उसको वो जॉब दे रहे हो। सो इट मीन्स गिविंग द राइट मैन द राइट जॉब जो वो बेस्ट ऑप्टिमम वे में कर सकता है। हम रिक्रूटमेंट से उन सारे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए थे एक एम्प्लॉय में, हो सकता है मुझसे कि वो एक या दो के पास ही हो, तो अकॉर्डिंगली मैं उनको सिलेक्ट करूंगी। सो आई एम लुकिंग फॉर द राइट पर्सन जो मेरे जॉब के लिए बिल्कुल राइट रहे। सो दिस कैन बी डन बाय स्टाफिंग। देन स्टाफिंग इज परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स depending upon the nature of the business size of company, qualification and skills of the manager। चाहे वो बहुत लोअर लेवल पे हो ऑर्गेनाइजेशन या फिर बहुत हाई स्केल पे ऑपरेट कर रही हो सकता है मैनेजर बहुत लोअर लेवल पे हो या हो सकता है बहुत हाई लेवल पे हो। हर एक केस में हर मैनेजर को स्टाफिंग करना ही करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन को मैन पावर चाहिए। पर्सनल डिपार्टमेंट हर जगह होगा, HR डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट हर जगह होगा, बिकॉज दिस इज द डिपार्टमेंट जो देखेगा कि कंपनी में कहाँ पे किस मैन पावर की जरूरत है। सो स्टाफिंग विल बी डन बाय मैन पावर डिपार्टमेंट। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग? Why it is important in an organization? Because there are a lot of reasons for this. First one is it helps in discovering and obtaining the competent personnel for the various job. अलग अलग जॉब्स होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब हर पर्सन हर जॉब को कॉम्पिटेंटली नहीं कर सकता। हो सकता है किसी के पास एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अच्छे टास्क हो, दूसरे के पास दूसरे के लिए अच्छे हो। सो हमें बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल ढूंढना होता है, बेस्ट पर्सनल ढूंढना है जो एक पर्टिकुलर टास्क को कर सकता है। तो ये मैं डिस्कवरी कैसे कर सकती हूँ? विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग। Second, it makes for higher performances by placing right person on the right job. अब अगर मैं रिलेशनशिप मेंटेन कर रही हूँ राइट पर्सन और राइट जॉब के बीच में, जो जो स्किल्स रिक्वायर्ड थे एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, उन दोनों के बीच में अगर सिंक्रोनाइजेशन है तो मेरे यहाँ कम से कम वेस्टेज होगी, बिल्कुल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेंगे, एंड हेंस माय ऑर्गेनाइजेशन कैन परफॉर्म बेटर, मेरी हायर परफॉर्मेंसेज लेवल हो जाएंगी। Then it improves job satisfaction and morale of the employees through objective assessment and fair compensation of their contribution. स्टाफिंग में हम जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया है उसको उसके अकॉर्डिंगली फेयर कंपनसेशन देने में भी बिलीव करते हैं। तो फाइनली अगर आप जितना काम कर रहे हो आपके उसके अकॉर्डेंस में कंपनसेशन मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, फाइनली आपको इससे मोरल बूस्ट होगा, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगी। देन इट फैसिलिटेट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ मैन पावर। आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, आपके जो ह्यूमन कैपिटल है, आप उनको बेस्ट ऑप्टिमम वे में यूज कर रहे हो। जो बंदा जिस काम को करने के लिए सही है आपने उस पर्टिकुलर पर्सन को वही एक काम करने के लिए दे दिया है। सो देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, सो दे विल परफॉर्म वेरी वेल, वेस्टेज कम होगा, आपके प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज विल स्टिक टू योर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे उनको ग्रोथ मिल रही है, उन्हें सेटिस्फैक्शन मिल रही है, हेंस आपकी कंपनी की कॉस्ट जो आप मैन पावर पे इनकर कर रहे हो वो भी कम हो जाएगी। बिकॉज अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन से एवरी नाउ एंड देन कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, आपको फिर से पूरा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा फॉर सिलेक्टिंग अ न्यू एम्प्लॉय, हायरिंग अ न्यू एम्प्लॉय। Then it ensures the continuity and growth of organization through the development of organization. इससे continuity और growth बनी रहती है organization की for the development of the organization. It enables an organization to cope with the shortage of executive talent. जिस organization में shortage है talent की, proper personals नहीं है available, with the help of proper staffing वो इस problem को, इस challenge को face कर सकते हैं।
Now, what is the process of staffing? We have been talking about the importance of staffing, meaning of staffing, लेकिन staffing करते कैसे हैं? Now let us see कि staffing organization में हो कैसे सकता है. First, we will do the manpower requirements. हम पहले analyze करेंगे किस department में कितने लोगों की ज़रूरत है. मैन पावर इन्वेंट्री मेंटेन करती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, सो एंड सो डिपार्टमेंट आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड इतने मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, इतनों का ट्रांसफर ड्यू है, इतनों का प्रमोशन ड्यू है. अकॉर्डिंगली आप फॉरकास्ट करोगे, डिटरमाइन करोगे कि फ्यूचर मैन पावर नीड्स क्या क्या हो सकती हैं. देन आप रिक्रूटमेंट करोगे. रिक्रूटमेंट, लोग यूजुअली रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को सेम समझते हैं, बट देर इज अ डिफरेंस. रिक्रूटमेंट मीन्स जितने भी पोटेंशियल एम्प्लॉय कैंडिडेट्स हैं उनको अट्रैक्ट करना आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके अप्लाई करें. Okay, so it invites and solicits the applications according to the invitation made to the desirable candidates. आप जब न्यूज़पेपर में ऐड देखते हो, ईमेल्स पे ऐड देखते हो, दिस इज द रिक्रूटमेंट विच कंपनी इज डूइंग. आपको कंपनी अट्रैक्ट कर रही है कि आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो और वहां पे अप्लाई करो. इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ रिजेक्शन, उसमें खाली आप इन्वाइट कर रहे हो. वाइल सिलेक्शन इज द स्क्रीनिंग प्रोसेस. जितने लोगों ने अप्लाई किया उसमें से आपको कौन से लगते हैं कि आपके हिसाब से आपकी कंपनी में दिस इज द बेस्ट सूटेड कैंडिडेट इज द सिलेक्शन. आप बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट को अपॉइंट कर लोगे, दिस इज सिलेक्शन. Then once an employee is selected in the organization, he will undergo orientation and placement. Orientation, आप जब एक नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, यू आर न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, सो यू आर फॉर्मली इंट्रोड्यूस टू द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ ऑर्गेनाइजेशन से. वहाँ पे जितना भी स्टाफ होगा आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है. कंपनीज की जो पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उन सब को आपको बताया जाता है, ताकि आप वर्किंग एनवायरनमेंट में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाओ. एंड व्हाट इज प्लेसमेंट? प्लेसमेंट इज फाइनली पुटिंग द राइट मैन ऑन द राइट जॉब. जब आप प्रैक्टिकली अब आप जब वो पर्टिकुलर काम जिसका को सिलेक्ट किया गया था आप करने लग जाओ, दैट इज द प्लेसमेंट. देन आफ्टर प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस. ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ इंसेंटिव्स गिवन टू द वर्कर्स इन ऑर्डर टू डेवलप एंड ग्रो देम विद इन द कंसर्न. ट्रेनिंग एक पर्सन को पर्टिकुलर स्किल के लिए दी जाती है. अगेन लोगों को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में भी बहुत कन्फ्यूजन होता है. ट्रेनिंग मीन्स एक पर्टिकुलर स्किल के लिए आप पर्टिकुलर स्किल आपको दिया जा रहा है, बट डेवलपमेंट ऑन द अदर साइड इज फॉर द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन. ट्रेनिंग बहुत शॉर्ट टर्म में के लिए होता है, लेकिन डेवलपमेंट हम लॉन्ग पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं. सो जिस पर्टिकुलर काइंड का आप काम कर रहे हो, किस काइंड का नेचर एक्टिविटीज है, एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाता है, ताकि एक एम्प्लॉय जो है उसके स्किल्स जो आउटडेटेड ना हो जाए, वो ऑप्टिममली बेस्ट पॉसिबल वे में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता रहे ऑर्गेनाइजेशन को. देन दी रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन मतलब वो कंपनसेशन जो आपको आपकी सर्विसेज, आपके काम करने के लिए कंपनी दे रही है. इट इज लाइक द मॉनिटरी इंसेंटिव फॉर द एम्प्लॉइज. दिस इज गिवन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ जॉब, स्किल्ड और अनस्किल्ड, फिजिकल और मेंटल वर्क. आप किस तरीके का काम कर रहे हो, चाहे आप मेंटल वर्क कर रहे हो, स्किल्ड काम कर रहे हो, अनस्किल्ड कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है आपका कंपनसेशन. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ डॉक्टर, उसकी अलग सैलरी होगी बिकॉज ही इज डूइंग समथिंग विच इज अ स्किल्ड जॉब. लेकिन ऑन द अदर हैंड जो वहाँ पे कंपाउंडर होगा, पियोन होगा, उसको इतना सैलरी नहीं मिल रहा होगा बिकॉज दैट इज बेसिकली एन अनस्किल्ड जॉब. Okay, so remuneration forms an important monetary incentive for the employees. Most of the employees के सबसे important aspect होता है monetary incentive. So company को बहुत बहुत ध्यान से remuneration जो होती है employees की decide करनी पड़ती है. Then दी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, आपने किस तरीके का काम किया है, आपने परफॉर्मेंस कैसे की है, मैं उसको एनालाइज करूंगी, उसको इवैल्यूएट करूंगी. मैं एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखूंगी, आपने कितना काम कितने टाइम पे कर लिया. मैं रेगुलरली आपको असेस करती जाऊंगी आपकी परफॉर्मेंस को. कई कंपनीज में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस या अप्रेजल्स जो हैं क्वार्टरली होते हैं, कई जगह सेमी एनुअली होते हैं, कहीं जगह एनुअली होते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. फिर हमारे पास लास्ट है प्रमोशन एंड ट्रांसफर. प्रमोशन का मतलब होता है जब एक वर्कर को एक पोजीशन से दूसरी हायर पोजीशन पे भेज दिया जाता है, जहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा बढ़ जाती हैं. अथॉरिटी बढ़ती है पर साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है. वो लेवल ऑफ हिरार्की में एक साइड अप
और चले जाते हैं, बट वेयर इज ट्रांसफर इज एट द सेम लेवल ऑफ हियरार्की, आपको वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी करनी होती है, बट आपका नेचर ऑफ वर्क बदल जाता है. Then we have manpower planning. Manpower planning is also called human resource planning. Basically अगर हम कहें तो manpower planning का मतलब है कि right number of people को, right kind of people को right place पे, right time पे, right चीज़ों करने के लिए arrange कर दें. This is manpower planning. इसमें देखिए 4 steps involved होते हैं. First, analyzing the current manpower inventory. मैन पावर इन्वेंट्री, आपके पास अभी कितना मैन पावर है, कौन सा कितने पर्सन कितने डिपार्टमेंट में कौन सा काम कर रहे हैं. आप फ्यूचर मैन पावर फॉरकास्ट करेंगे कि इतने टाइम बाद इस पर्सन रिटायरमेंट होने वाली है, हो सकता है ये रिजाइन कर दे, सो यू विल फॉरकास्ट कि इतने लोग हो सकता है रिजाइन कर सकते हैं, तो इतनी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में रहेगी. देन डेवलपिंग द एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, आप अकॉर्डिंगली डिमांड और सप्लाई मैन पावर की देखने के बाद आप अकॉर्डिंगली प्रोग्राम्स डेवलप करेंगे. एंड फाइनली यू विल कंडक्ट द ट्रेनिंग सेशंस फॉर वेरियस एम्प्लॉयज. जैसे अगर सपोज आप इंटरनल अगर रिक्रूटमेंट करते हैं मैन पावर प्लानिंग के लिए, सो उस केस में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी. Then we have recruitment and sources of recruitment. As we have discussed earlier, recruitment is process of finding and attracting capable applicants for the employment. मैं वो सारे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ जो कैपेबल हैं ताकि वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकें. द रिजल्ट इज अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम विच न्यू एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड. अगर आप न्यूज़पेपर में किसी चीज़ की ऐड देखिए जॉब के लिए, n नंबर ऑफ पीपल विल अप्लाई फॉर द जॉब, तो जो n नंबर ऑफ पीपल की एप्लीकेशंस कंपनी में पहुंचेंगी, इट विल बी लाइक अ पूल ऑफ एप्लीकेशंस जिसमें से पर्टिकुलर कैंडिडेट को वो सिलेक्ट करेंगे. सो दिस पूल ऑफ एप्लीकेशन इज द रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट. नाउ अब रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल. इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो कंपनी के अंदर से ही उनको रिक्रूटमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है. एक्सटर्नल विच इज बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिक्रूटमेंट करते हैं. इंटरनल सोर्सेज में आते हैं हमारे प्रमोशंस. प्रमोशन जब आप एक लेवल ऑफ हियरार्की से हायर लेवल ऑफ हियरार्की पर चले जाते हैं, आपकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बढ़ जाती है. ट्रांसफर्स आर आप सेम लेवल ऑफ हियरार्की पर रहते हैं, आपका अथॉरिटी और वर्क सेम रहता है. देन वी हैव इंटरनल एडवर्टाइजमेंट्स. कई बार कुछ कंपनीज अपने इंटरनल इंट्रानेट पे, अपने इंटरनल सेंट्रलाइज डाटा बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट्स दे देती है, इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स देती है. होम्सोएवर इंटरेस्टेड वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. देन वी कैन हैव रिटायर्ड मैनेजर्स. हो सकता है मेरी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से कोई पर्टिकुलर पर्सन रिजाइन करके जा चुका है, वी कैन कॉल देम बैक फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन अगेन. और रिकॉल फ्रॉम लॉन्ग लीव, हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन लॉन्ग लीव पे गया हुआ है, हम उसको दोबारा से कॉल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए. वंस दैट पर्टिकुलर वर्क इज डन, हम दोबारा से उनको लीव पे भेज सकते हैं बाय एक्सटेंशन इन द डेट ऑफ लीव. These are the internal sources. Now what are external sources? External sources में consultants आते हैं. जैसे आप लोग देखते होंगे कितनी consultancies हैं आजकल जो companies के behalf पे interviews conduct करती हैं, आपको job के लिए postings भेजती हैं. Then we have public advertisements, newspaper advertisements आती हैं, emails आती हैं. This all comes under public advertisement. Then campus recruitment and recommendations. कैंपस में जाके कंपनीज इंटरव्यूज कंडक्ट करती हैं. देन डेप्यूटेशन ऑफ पर्सोनल, आप किसी कंपनी में डेप्यूटेशन पे भेजा हुआ था तो आपने उनको हायर कर लिया. नाउ व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज. फायदे और नुकसान क्या है इंटरनल सोर्सेज. सबसे पहले मेरिट्स. इट इज टाइम सेविंग, इकोनॉमिकल, सिंपल एंड रिलायबल. टाइम सेव करता है क्योंकि कंपनी को इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा, पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ रहे कि वो एडवर्टाइजमेंट दें, बाहर किसी को अप्रोच करें. इट इज़ विद इन द कंपनी ओनली. देयर इज़ नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग. इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज वो एम्प्लॉय ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो ही इज़ वेल कंफर्टेबल विद द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉयज़ को और हार्डवर्क करने का, बिकॉज अगर कोई हार्डवर्क कर रहा है उसको हम इंटरनल सोर्सेज के रिक्रूटमेंट में कंसिडर करके हाई लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं. मोरल इंक्रीज हो जाता है. एग्जीक्यूटिव टर्नओवर कम हो जाता है. एग्जीक्यूटिव टर्नओवर, अगर मुझे पता है मेरी कंपनी इंटरनली ही रिक्रूट करती है, मुझे आने वाले टाइम पे हायर अथॉरिटीज़ पे प्रमोट कर देगी, तो वो कंपनी छोड़ के मैं जल्दी जल्दी नहीं जाऊँगी. दैट इज़ हाउ उनका टर्नओवर नहीं बढ़ेगा.
देन इट डेवलप्स लॉयल्टी एंड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉयज़ जो है और लॉयल हो जाते हैं अगर कंपनी उनके लिए इतने एफर्ट्स ले रही है। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। फर्स्ट, इट प्रिवेंट्स न्यू ब्लड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेश थिंकिंग, इनोवेटिव आइडियाज़, ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पाती। आप रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाते हो कि उतने ही रिसोर्सेज हैं आपके पास, आप अपना होराइजन ब्रॉड नहीं कर रहे। फिर इट हैज़ लिमिटेड स्कोप बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिल अप ऑल टाइप्स ऑफ वैकेंसीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत लिमिटेड स्कोप हो जाता है बिकॉज हर टाइप की वैकेंसी के लिए बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी नहीं हो सकता। Then the position of the person who is promoted or transferred will be vacant. आप जिस पर्टिकुलर पोस्ट से पर्सन को प्रमोट कर दोगे तो जो पोस्ट वो पहले होल्ड करता था वो पोस्ट विल बिकम वेकेंट। प्लस दे कैन बी पार्शियलिटी और बायसनेस ऑल्सो। हो सकता है एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर पर्सन सिर्फ लाइकिंग हो वो उसी को ही प्रमोट करता रहे आगे। देन जो प्रमोट नहीं होते इंटरनली, दोज एम्प्लॉयज विल फील अनहैप्पी, दिल बी डिससेटिस्फाइड। देन द राइट पर्सन मे बी प्रमोटेड और ट्रांसफर्ड ओनली इफ प्रॉपर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज आर मेंटेन। तो अब ये रिपोर्ट मेंटेन करने में बहुत सा टाइम, मनी और एनर्जी जाती है कंपनीज की। Now we can discuss the merits and demerits of external sources. Now what are the merits? First, it encourages the young blood with new ideas to enter the organization. Now अब जितने हमारे demerits थे internal के, that will become the merits of the external sources. Like आप नया ब्लड, एक नई इनोवेशन, नए आइडियाज़ वाले लोग को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हो। बहुत ज़्यादा स्कोप है सिलेक्शन के लिए, हर टाइप की नई जॉब के लिए आप नए पर्सन को अपॉइंट कर सकते हो। बायसनेस नहीं हो सकती, पार्शियलिटी नहीं हो सकती बिकॉज न्यू पर्सन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है ही इज़ न्यू टू यू। देन देर इज़ नो नीड टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स। अब डीमेरिट्स क्या है? इट इज़ वेरी कॉस्टली। आपको एड्स देनी पड़ेगी, आप एग्जाम्स कंडक्ट करोगे तो इंटरव्यूज कंडक्ट करोगे तो लॉट ऑफ मनी हैज़ टू बी स्पेंड ऑन इट। इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। इट मे नॉट डेवलप लॉयल्टी अमंग द एग्जिस्टिंग मैनेजर्स। अगर आप बाहर से ही हर पोस्ट के लिए हायर करते रहेंगे तो आपकी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं दे विल स्टार्ट फीलिंग dissatisfied. And the last one is the existing managers may leave the organization if outsiders are given higher post. अगर आपको higher level पे promote नहीं किया जाएगा आपकी कंपनी में, there will be one time जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चले जाएंगे जहाँ पे आपको higher level के लिए अपॉइंट किया जा रहा है। Well, now these are some of the questions for your practice. The first one is explain the concept of staffing. Other one is what are various merits and demerits of external and internal sources of recruitment. That's all for this session. Thank you.